ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी जिंदगी में गरीबी तो थी, लेकिन हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। रात होते ही जब शहर की सड़कें धीरे धीरे सुनसान होने लगती थीं, तब वो लड़का देर रात तक जागने वाले लोगों की भूख मिटाने के लिए घर घर खाना पहुंचाने का काम करता था। उस छोटे से शहर के किनारे, जंगल के बिल्कुल पास, एक सूखे पुराने मीन के पेड़ के नीचे गजाधर काका का एक छोटा सा ढाबा था और राजू उसी ढाबे में काम करता था। रात होते ही वो इसी ढाबे से खाना लेकर शहर के अलग अलग घरों तक खाना पहुंचाने का काम करता था। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा चुका था, तब राजू काम पर निकलने के लिए तैयार हो चुका था। उस दिन भी वो घर से बाहर कदम रखने ही वाला था कि तभी, बेटा, तू इतनी रात तक काम करता है, ठीक से सोता भी नहीं है, हर रात अंधेरे में अकेले चला जाता है। ये नाइट ड्यूटी वाला काम छोड़ क्यों नहीं देता? दिन में भी तो काम मिल सकता है। पैसे ही सब कुछ नहीं होते बेटा, तेरी सलामती हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ बेटा, तेरे माँ सही कह रहे हैं। आज अमावस्या भी है, इतना घना अंधेरा होगा कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देगा। आज के लिए तू काम पर मत जा। अरे आप लोग खामखा चिंता कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। और अगर मैं रात में काम करता हूं, दिन में तो काम मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। अच्छा माँ, मैं खाना खा लिया हूं, आप लोग भी समय पर खाना खा लेना। ठीक है, अब मैं चलता हूं। माँ और पिताजी से इतना कहकर अपनी पुरानी साइकिल उठाता है और काम के लिए निकल पड़ता है। उसके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी जिसकी हल्की सी रोशनी अंधेरे रास्ते को बस थोड़ा सा ही दिखा पा रही थी। आज अमावस्या की रात थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और घना अंधेरा फैला हुआ था। ठंडी हवा की सरसराहट और दूर से आती अजीब सी आवाजें उस सुनसान रास्ते को और भी डरावना बना रही थीं। थोड़ी देर बाद राजू उस ढाबे के पास पहुंच गया जहां वो काम करता था। ढाबे के बाहर वही पुराना नीम का पेड़ खड़ा था और उसके नीचे लगा पीला बल्ब धीमी रोशनी में टिमटिमा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे वहां कोई आने जाने वाला ही ना हो। राजू ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे ढाबे की ओर बढ़ गया। अरे राजू, आज आने में इतनी देर कर दी, सब ठीक तो है ना बेटा? कोई ज्यादा काम था क्या? हाँ काका, घर से निकलते निकलते थोड़ी देर हो गई। सब ठीक है, बस थोड़ा काम ज्यादा था। अच्छा राजू, एक ऑर्डर आया है। अभी मैंने पार्सल तैयार कर दिया है, देखो अंदर रखा है, जाकर उसे ले लो। और सुनो, पार्सल पर ही घर का पूरा पता लिखा है और उस मालिक का नाम भी लिखा है। उसे जल्दी से इस पते पर पहुंचा देना। ठीक है काका। तभी राजू टेबल पर रखा पार्सल उठाता है और उसे पहुंचाने के लिए वहां से निकल पड़ता है। और तभी सामने से दो आदमी ढाबे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। चलो भाई, इतनी सुनसान जगह पर एक ढाबा तो मिल गया। अब देखते हैं यहाँ कुछ खाने को मिलता है या नहीं। अरे ओ काका, खाना मिल जाएगा क्या? अरे हाँ भैया, खाना मिलेगा। आप चाहे रात के 8 बजे आए या 12 बजे, यहाँ हर समय खाना मिल जाता है। आप टेबल में बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगवाता हूं। दूसरी तरफ राजू खाना डिलीवर करके लौट रहा था। तभी गांव के रघु काका की चाय की दुकान की तरफ से
एक आवाज आई। अरे राजू, हाँ काका, बोलिए, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को साइकिल लिए कहाँ भागे जा रहे हो भाई? क्या बात है राजू, कोई नया काम वाम मिल गया है क्या? आखिर ऐसा भी कौन सा काम है जो तुम्हें आधी रात को करना पड़ रहा है? देखो, लोग तो इस वक्त अपने घर में बैठे आराम करते हैं, और एक तुम हो जो इस अंधेरे में काम के पीछे भाग रहे हो। अरे काका, दिन में काम मिलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर किसी तरह मिल भी जाए तो पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते। घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और मैं ही उनका इकलौता सहारा हूँ। मुझे ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसीलिए रात में काम करता हूँ। यहाँ मुझे अच्छा काम भी मिल गया है, और सबसे बड़ी बात, रात में दुगने पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन राजू, तुम भूल गए क्या? हमारे गांव के पास जो वो घना और वीरान जंगल है, उसमें रात को क्या क्या होता है तुम्हें पता ही है। आधी आधी रात में उस जंगल से भयानक आवाजें आती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो। और सुना है जंगल के पास ठाकुर अभय प्रताप की एक पुरानी हवेली भी है। रात होते ही उस रास्ते पर परिंदा भी पर नहीं मरता। लोग कहते हैं जो भी उस हवेली के पास गया वो फिर कभी पहले जैसा नहीं लौटा। वहां आज भी कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं बेटा, जिनके बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप उठती है। अरे काका, अगर हम डर के मारे घर पर ही बैठे रहें तो घर कैसे चलेगा? घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और मैं ही उनका इकलौता सहारा हूं। डर मायने नहीं रखता काका, जब सामने जिम्मेदारी खड़ी हो। अगर सच में जीना है तो डर का सामना करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ उसी डरावने और घने जंगल के पेड़ों के पीछे ठाकुर अभय प्रताप की एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली खड़ी थी। उस हवेली के विशाल लोहे के गेट के पास एक पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की कुर्सी पड़ी रहती थी, और उसी कुर्सी पर हवेली का चौकीदार बंसी लाल बैठा रहता था। रात की गहरी खामोशी में वही उस सुनसान हवेली की पहरेदारी करता दिखाई देता था, पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ। हवेली के अंदर ठाकुर अभय प्रताप भूख से बेचैन होकर बार बार नौकरों को आवाज लगा रहे थे। वैसे तो ठाकुर अभय प्रताप स्वभाव से बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब उन्हें तेज भूख लगती तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। उन्हें खाने में जरा सी भी देर बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर समय पर खाना न पहुंचे तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता और उनकी ऊंची आवाज पूरी हवेली में गूंज उठती। कालिया, ओ कालिया, कहां मर गया तू? कितनी देर से आवाज लगा रहा हूं, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी मेरे कमरे में आ, अभी के अभी। जी मालिक, बुलाया आपने? मैं यहीं हूं मालिक, क्या काम था? अरे तुम लोग यहाँ काम करने आते हो या आराम करने? कितनी देर से आवाज दे रहा हूं, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? हर बात के लिए क्या मुझे ही चिल्लाना पड़ेगा? अगर काम ठीक से नहीं कर सकते तो साफ साफ बता दो, अभी के अभी निकाल दूंगा। क्या मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त का खाना खिलाने के लिए रखा हूं? मालिक, आज दिन भर काम करते करते बहुत थक गया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए बैठ गया था। पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। मुझसे गलती हो गई मालिक, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अरे कालिया, मैं तुझे यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ, सोने के पैसे नहीं देता, समझा? ज्यादा बहाने मत बना। अब जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। मालिक, अभी रात का खाना तैयार नहीं हुआ है, आप जरा थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। मैं अभी रसोई में जाकर आपके लिए गरम गरम खाना बनाकर लाता हूँ। अरे कालिया, तुझे अच्छी तरह पता है ना, मुझे रात के 9 बजे ही खाना चाहिए। भूख मुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होती।
फिर तू ये कैसे कह रहा है कि खाना नहीं बना है? इतनी हिम्मत आ गई तुझ में? मालिक, माफ कीजिए। आज दोपहर आपने ही बावर्ची को सबके सामने डांट दिया था। दाल में बस थोड़ा सा नमक कम था, लेकिन आप बहुत गुस्सा हो गए थे। इस बात से वो बुरा मान गया और गुस्से में काम छोड़कर अपने गांव चला गया। मुझे लगा था कि वो सब्जी लेने बाजार गया है, इसलिए मैंने खाना बनाना शुरू नहीं किया। मैंने सोचा था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन अभी तक वो लौटा नहीं है मालिक। अरे जब तक तू खाना बना कर लाएगा तब तक तो मेरी भूख ही दम तोड़ देगी। मुझे अभी के अभी खाना चाहिए, समझा तू? रहने दे, तेरे भरोसे बैठा रहा तो आज रात मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। जंगल के पास जो ढाबा है वहीं से कुछ मंगवा लेता हूँ। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा और अपना काम ठीक से कर, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर ठाकुर अभय प्रताप अब भी गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। उन्होंने झटके से अपनी जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर एक नजर डाली और जंगल के पास वाले ढाबे का नंबर मिला दिया। हेलो गजाधर, मैं ठाकुर अभय प्रताप बोल रहा हूँ। मुझे तुरंत खाना चाहिए। तुम ऐसा करो, अपने किसी आदमी के हाथ गर्मा गर्म खाना अभी मेरे हवेली भिजवा दो। और हाँ गजाधर, जरा भी देर मत करना, मुझे इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं है। खाना जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंचना चाहिए, समझे? ठाकुर अभय प्रताप जी, आज अमावस्या की रात है और ऊपर से रात के 10:30 बज चुके हैं। आप तो जानते ही हैं वो जंगल वाला रास्ता कितना सुनसान और खतरनाक है। लोग दिन में भी उस तरफ जाने से कतराते हैं और पिछले कुछ दिनों से वहां अजीब अजीब आवाजों और साए की बातें भी सुनने में आ रही हैं। इतनी रात में वहां से गुजरना मतलब खुद ही मुसीबत को बुलाना है। माफ कीजिए मालिक, आज मैं आपका ऑर्डर नहीं ले पाऊंगा। गजाधर, तू मुझे ना कह रहा है? अगर आज खाना मेरी हवेली तक नहीं पहुंचा तो कल तेरे साथ क्या होगा, उसके लिए तैयार रहना। और तेरे ढाबे का क्या हाल होगा, वो भी तुझे अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। अब मैं फोन रख रहा हूं, जल्दी से किसी को खाना लेकर भेज, या फिर तू खुद लेकर आ जा। थोड़ी ही देर में खाना मेरी मेज पर होना चाहिए, समझा? ठाकुर अभय प्रताप की धमकी भरी बातें सुनकर गजाधर काका डर के मारे कांप उठे। वो धीरे धीरे ढाबे के एक कोने में जाकर बैठ गए। उनके हाथ पांव बेचैनी से हिल रहे थे और आंखें बार बार बाहर की ओर उठ रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और बाहर हल्की हल्की हवा से पेड़ों में सरसराहट हो रही थी। गजाधर काका बार बार मन ही मन सोच रहे थे, राजू कब आएगा? क्या वो समय पर लौट पाएगा? डर और टेंशन के मारे वो वहीं बैठे रहे और राजू के लौटने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ राजू अपना पिछला ऑर्डर देकर पुरानी साइकिल से सुनसान रास्ते पर ढाबे की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कभी झाड़ियों से सियारों की चीख, तो कभी पेड़ों की सरसराहट सन्नाटे को और डरावना बना देती। लेकिन राजू इन सब से डरा नहीं। उसे पता था वो अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा है और यही जिम्मेदारी उसे हर डर से लड़ने की हिम्मत देती थी। इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद राजू अपनी साइकिल चलाते हुए आखिरकार ढाबे पर पहुंच जाता है। तभी राजू की नजर रघुनाथ काका पर जाती है, जो एक कोने में बैठकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ काका? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। देखिए, छुपाइए मत, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। अरे राजू, अब तुझे क्या बताऊं? वो जो जंगल के उस पार ठाकुर अभय प्रताप की हवेली है ना, वहीं से एक ऑर्डर आया है। लेकिन जरा टाइम तो देख, रात के 10:30 पार होने को है। इस वक्त उधर जाना मतलब
सीधा मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन काका, हमारा काम ही तो यही है ना, भूखे लोगों तक खाना पहुंचाना। अब अगर हम ही पीछे हट जाएं, तो फिर ये काम कौन करेगा? लेकिन राजू, जरा घड़ी में टाइम तो देख। इस वक्त उस जंगल में खाना लेकर जाना आसान नहीं है। आज अमावस्या की रात है और उस जंगल में रात को ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में तुम्हें अभी तक कुछ पता भी नहीं है। काका, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं ठाकुर अभय प्रताप की हवेली में खाना पहुंचा दूंगा। अगर हम डर के मारे काम ही छोड़ देंगे तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। आप बस जल्दी से सामान पैक कर दीजिए, मैं अभी खाना लेकर निकलता हूं। इतना बोलते ही गजाधर काका खाना पैक करके राजू के हाथों भिजवा देते हैं। रास्ता बिल्कुल घना अंधेरा था। राजू धीरे धीरे अपनी साइकिल की हल्की रोशनी के सहारे आगे बढ़ रहा था। तभी साइकिल चलाते चलाते राजू को अचानक ऐसा महसूस होने लगा मानो साइकिल का भार एकदम से दुगना हो गया हो। उसे लगा जैसे पीछे कोई बैठा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक रास्ते के किनारे खड़े एक ऊंचे पेड़ से एक मोटी डाली टूटकर जमीन पर गिरती है। उस तेज आवाज से राजू घबराकर तुरंत साइकिल रोक देता है और एकदम से डर जाता है। अरे बाप रे, बाल बाल बच गया। अभी मेरे सिर पर गिरने ही वाला था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई दूर कहीं से एक अजीब जानवर की भयानक आवाज गूंजी। वो आवाज इतनी खौफनाक थी कि राजू के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुद को संभाला, साइकिल उठाई और तेजी से उस अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा। कुछ देर बाद राजू उस सुनसान रास्ते को पार करते हुए एक बड़ी और रहस्यमयी हवेली के बाहर पहुंच जाता है। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ था। लेकिन राजू के मन में अभी भी कुछ अजीब सी बातें चल रही थीं, जैसे कुछ ठीक नहीं है। अरे, मैं यहां पहले भी आ चुका हूं, लेकिन इतनी जल्दी तो मैं कभी नहीं पहुंचा। ये कैसे हो गया? यहां आने में तो कम से कम 20 से 30 मिनट लगते हैं, लेकिन आज 10 मिनट भी नहीं लगे। शायद अमावस्या की इस घने अंधेरे में मुझे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा, या फिर कुछ गड़बड़ है। अरे ओ भाई, वहां क्या बड़बड़ा रहे हो? जी भैया, एक खाने का ऑर्डर था, वही पहुंचाने के लिए आया हूं। भैया, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या आप यहां नए आए हो? मैं जब जब यहां आया हूं, गेट पर तो बंसीलाल काका ही रहते थे और वो मुझे अच्छी तरह पहचानते थे। तभी वो आदमी जोर से चिल्ला उठा और बोलने लगा। अरे, जो पहला चौकीदार था वो अपने कुछ काम से गांव गया है, कल तक लौट जाएगा। लेकिन बंसीलाल काका तो हमारे ढाबे पर आते रहते हैं, मगर उन्होंने तो गांव जाने के बारे में कुछ नहीं बताया था। अरे, तुम ये सब छोड़ो, अपने काम पर ध्यान दो। जाओ, खाना पहुंचाओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। अपनी साइकिल को दीवार से सटाकर उस महल के अंदर चला जाता है। जैसे ही राजू ने महल के अंदर कदम रखा, चारों तरफ सन्नाटा ऐसा पसरा था मानो हवा भी थम गई हो। महल में एक सड़ी गली घुटन भरी बदबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहां किसी इंसान का आना जाना बंद हो चुका हो। हर चीज उस वीरानी की गवाही दे रही थी। तभी राजू कांपती आवाज में धीरे धीरे पुकारने लगा, कोई है? कोई है यहां? क्या हुआ?
इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, इस तरफ लोग दिन में भी आने से घबराते हैं, और तुम इतनी रात को आ गए, क्या काम था? आपके यहाँ से खाने का एक ऑर्डर आया था, वही पहुंचाने के लिए आया हूं। हाँ, ठाकुर अभय प्रताप जी ने जो जंगल के पास ढाबा है, वहां से खाना मंगवाया था। आओ मेरे पीछे पीछे, मैं आपको ले चलता हूं। सामने वो जो कमरा है, उसी में जाना है तुम्हें। मालिक वहीं बैठे हैं तुम्हारा इंतजार करते हुए। जैसे ही राजू कमरे के अंदर कदम रखता है, वहां का माहौल देखकर वो एकदम सिहर उठता है। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और कमरा ऐसा लग रहा था मानो सालों से यहां कोई आया ही ना हो। तभी अचानक राजू का फोन बजने लगता है। हेलो, गजाधर काका। राजू, तू कब से गया है? अभी तक खाना डिलीवर नहीं किया तूने? कब से अभय प्रताप जी का फोन आ रहा है? कहाँ है तू अभी? काका, मैं तो हवेली में हूं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। उस दिन जब मैं यहां आया था तो पहुंचने में 20-30 मिनट लग गए थे, और आज 10 मिनट भी नहीं लगे। ऐसा क्यों? अजीब बात यह है काका, अभी जब मैं बाहर से अंदर आया तो बाहर सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, ऐसा लग रहा है मानो सालों से यहां कोई रहता ही ना हो। राजू, तू उस जंगल के चलावे में फंस गया है। वहां एक पल भी मत रुक, तुरंत भाग वहां से। मैं जानता था कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुझे रोक रहा था। भाग राजू, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। राजू ने जैसे ही कांपते हाथों से फोन रखा और भागने के लिए कदम बढ़ाया, तभी कौन है वहां? सामने आओ, छुपकर डराने की कोशिश मत करो। अब तुम यहां से नहीं भाग सकते, क्योंकि ये जगह अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तभी राजू की आंखों के सामने एक छोटा सा साया धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ये सब देखकर राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी एक टूटी हुई खिड़की पर गई। बिना एक पल गवाए राजू पूरी ताकत से उस खिड़की की ओर दौड़ा और सीधे कूदकर बाहर निकल गया। बाहर आते ही वो बिना पीछे मुड़े जान बचाकर अंधेरे रास्ते की ओर भागता चला गया। लेकिन भागते भागते उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अब भी उसका पीछा कर रहा हो। कुछ देर बाद राजू गजाधर काका के ढाबे के पास पहुंच जाता है। राजू, तू ठीक है ना? मैंने तुझे उस रास्ते से जाने से मना किया था। बता, तू कहीं उसी रास्ते से तो नहीं गया? काका, उस रास्ते के बारे में मुझे सब पता है। मैं उसी रास्ते से जाने वाला था जो आपने बताया था, लेकिन रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। उसने कहा उस तरफ का पुल टूट चुका है और आगे जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं मजबूर होकर दूसरे रास्ते से चला गया। राजू, ऐसे अनजान लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। तू मुझे एक बार फोन कर लेता। याद रख, ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा मत करना, वरना कभी भी लेने के देने पड़ सकते हैं।